नमस्कार, हेलो। हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यह जो पेपर आप देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 का है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उनकी यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि 2-3 सालों के प्रश्न पत्र अगर जो आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ से 3-4 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि इसकी जो भाषा है, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ होती है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी अगर आप पहले से अभ्यास करके जाते हैं तो। नहीं तो प्रश्न को समझने के लिए उसे आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, फिर पेपर छूट जाएगा आपका। तो बेहतर होगा कि आप अभ्यास करके जाएं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना होती है? यहाँ पे अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ऑप्शन 2, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? द्विदिश दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन 1। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, अर्थात सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थी की अभिरुचि अर्थात उनका जो इंटरेस्ट है वो, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चारों ही सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। प्रश्न 5, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जो आंसर है सिर्फ वही पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे अगर जो आपके पास पेपर है तो, या फिर आपको गूगल से तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो अभी मिल जाता है, ईजी हो गया है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए और समझिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन को कहीं से भी तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न यही रख दिया, यहाँ विशेषता बदल दी गई और एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो बाल्यावस्था की जो बाकी विशेषताएं हैं, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे अच्छे से समझ के पढ़ें, जिससे कि वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हों वो आपको आ जाएं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न 7, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ हैं। अब देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ कैसे हैं? सबसे पहले आप सोशल कहाँ होते हो? परिवार के बीच में, आस पड़ोस के लोगों से, ठीक है। सारी स्किल और आपकी जो हैबिट है वो कहाँ डेवलप होती हैं? वो परिवार के बीच में ही रह के विकसित होती हैं। प्रश्न 8, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पाण अर्थात ढांचा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसे पैसे देते हैं, वो आपको सामान देता है, ठीक है, लेन देन का व्यवहार होता है अर्थात आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे नूर भी यही कर रही है, इसलिए आदान प्रदान और परंपरागत। प्रश्न 10, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं। फिर हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? अब देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि पिता घर के कार्य में लगा है और माता साहसी गतिविधियों की, जबकि ज़्यादातर क्या होता था कि माता घर की गतिविधियाँ करती थी अतः घर के काम करती थी और पिता को ऑफिस के काम, बाहर के काम करने के रूप में दर्शाया जाता था। लेकिन यहाँ पे
जो लोगों की ये रूढ़िवादी सोच है उसे ख़त्म करने के लिए अब क्या कर दिया गया है यहाँ पे कि पिता घर के कार्य कर रहे हैं और माता साहसी गतिविधियों को कर रही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। प्रश्न 12, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पैटर्न ने खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। प्रश्न 13, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की। फिर प्रश्न 15, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यहाँ आएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन 3। प्रश्न 16, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही आएगा। वह प्रश्न 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। ठीक है, ये सारी आदतें कहाँ इंसान सीखता है? समाज के बीच में। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है समाज में रहने के बाद उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। प्रश्न 18, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता, अर्थात जितना आनुवंशिकता का असर होता है उतना ही पर्यावरण का असर। आप जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, अर्थात आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसका असर आपके विकास में होता है और साथ ही साथ आपकी आनुवंशिकता का भी असर रहता है। दोनों का ही असर देखने को मिलता है। प्रश्न 19, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? देखिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न 20, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। प्रश्न 22, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है। प्रश्न 24, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो आंसर 1, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। प्रश्न 25, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? यहाँ आंसर आएगा 4, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है?
विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। प्रश्न 27, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। प्रश्न 30, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, अर्थात यहाँ जो पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से समझिएगा और समझ में आ गया होगा। और आप और भी पेपर सॉल्व करिए जिससे आपको आसानी रहेगी सीटेट का एग्ज़ाम पास करने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।